हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स टॉकीज नेटवर्क। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ट्रायल बैलेंस का टॉपिक। ट्रायल बैलेंस का टॉपिक, ट्रायल बैलेंस होता क्या है, क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, क्या लिमिटेशंस हैं और कौन कौन से हमारे 2-3 टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ट्रायल बैलेंस में, राइट। ट्रायल बैलेंस है क्या, ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं बाद में, बट पहले फ़िलहाल समझते हैं ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट को। ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में देखो हमारा क्या होता है, आपका पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, नेक्स्ट इज एलएफ विच इज लेजर फोलियो, एंड देन बैलेंस डेबिट एंड बैलेंस क्रेडिट। ये हमारा सिंपल फॉर्मूला फॉर्मेट होता है। ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आइटम, कि भाई ये हमारे जो अकाउंट्स हैं, लेजर्स की समरी है एक तरीके से हमारा ट्रायल बैलेंस, कि जिसको हम करते हैं। जैसे आपने कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया, लेजर प्रिपेयर किया, उसका क्लोजिंग बैलेंस विल बी हियर, यू नीड टू पोस्ट इन द ट्रायल बैलेंस। आपने प्लांट एंड मशीनरी का लेजर पोस्ट किया, आपको ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करना है। तो नॉर्मली हमारी हायरार्की कैसे चलती है कि आप पहले जर्नल एंट्री प्रिपेयर करते हो, देन फिर आप लेजर अकाउंट बनाते हो, एंड देन फिर उसके बाद आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हो। तो जर्नल एंट्री की पोस्टिंग होती है लेजर में, एंड देन लेजर के सारे लेजर्स का क्लोजिंग बैलेंस आप पोस्ट करते हो ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। ये हमारा होता है ट्रायल बैलेंस का मीनिंग। और इसमें हम कैश और बैंक बैलेंस भी लेकर चलते हैं कैश बुक से। जो कैश बुक आपकी डबल कॉलम या ट्रिपल कॉलम आप प्रिपेयर कर रहे हो, उनका कैश और बैंक का बैलेंस भी आप इंक्लूड करते हो। अब बात करते हैं कि डेबिट में क्या क्या आएगा और क्रेडिट में क्या क्या आएगा। फॉर्मेट इजी है, समझ में आपको आ गया होगा। तो डेबिट और क्रेडिट आपको लेकर चलना है। फर्स्ट पॉइंट, जितनी भी आपकी एसेट्स हैं वो सारी डेबिट होती हैं। सेकंड, जितने भी आपके एक्सपेंसेस या फिर आपके लॉसेस होंगे वो सारे डेबिट होंगे। थर्ड, आपका परचेज का बैलेंस डेबिट होगा, ठीक है। क्रेडिट में क्या क्या आएंगे फिर आपकी? क्रेडिट में एसेट्स डेबिट आती है तो लाइबिलिटीज सारी क्रेडिट होंगी। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल आपकी क्रेडिट होगी, क्रेडिटर्स आपके क्रेडिट में आएंगे, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन, ये सारी चीज़ें। देन जितनी भी आपकी इनकम होगी, लाइक रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सारी चीज़ें, और जितने भी आपके गेन्स होंगे वो भी आपके क्रेडिट में आता है। सेल्स आपकी क्रेडिट में आती है। तो ये याद कैसे रहेगा? तो अब देखो, जर्नल एंट्री कर चुके हो, परचेजेस क्या होती है नॉर्मली जर्नल एंट्री में? वेन एवर यू आर परचेजिंग गुड्स फॉर द बिजनेस, सो बेसिकली परचेजेस डेबिट होती है। सेल्स हमारी नॉर्मल जर्नल एंट्री में क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। सेल रिटर्न हमारी डेबिट एंड परचेज रिटर्न हमारा जो भी बैलेंस होगा परचेज रिटर्न का वो हम क्रेडिट में मेंशन करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं कि डेबिट में ये सारी चीज़ें आती हैं और क्रेडिट में ये सारी चीज़ें आती हैं। एसेट्स की अगर हम एग्जांपल लें तो कैश एंड बैंक बैलेंस, आपका लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल्स अगर आपके पास है कोई भी, तो वो सारी चीज़ें, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। तो ऐसे हमें पता होना चाहिए कि कौन सा डेबिट में आएगा और कौन सा हमारा क्रेडिट में आएगा। तो आपके पास क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन लेट्स से इस तरीके से, आपके ये तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बट लेट्स से कि ये सारा डेटा गिवन होगा एंड यू नीड टू पोस्ट इन द डेबिट और क्रेडिट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। तो जब आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करोगे और ट्रायल बैलेंस में आपने प्रॉपर पूरा फॉर्मेट आपने बनाया, पूरा क्वेश्चन में डेबिट और क्रेडिट पोस्ट करने के बाद आपका टोटल इक्वल आना चाहिए। और अगर आपका टोटल इक्वल आता है, इट मीन्स ट्रायल बैलेंस आपने करेक्ट प्रिपेयर किया है, ठीक है। अगर आपका टोटल लेट्स से कि ऊपर क्वेश्चन हमारे पास दिया कि किसी इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट ने प्रिपेयर किया है ट्रायल बैलेंस एंड दैट इज इनकरेक्ट एंड वी नीड टू प्रिपेयर द करेक्ट ट्रायल बैलेंस, तो आप सारी चीज़ें उनके डेबिट या क्रेडिट जिसमें भी वो आती हैं उसमें आप पोस्ट करोगे। एंड लेट्स से अगर बैलेंस मैच नहीं होता है तो हम क्या करेंगे? तो आपका टोटल बैलेंस है डेबिट का 10,000 एंड क्रेडिट का आ रहा है 8,000 और आपने सब कुछ करेक्टली पोस्ट किया है, तो हम फिर क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे एंड जो भी साइड कम है उसमें जितना बैलेंस कम है उतना हम मेंशन कर देंगे, एंड देन फिर हमारे डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस इक्वल आ जाएगा।
तो पॉइंट है कि ये सस्पेंस का क्या करेंगे, सस्पेंस को बाद में फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ पे एरर्स हुए हैं जर्नल एंट्री को पोस्ट करने में या फिर किस में हमने स्किप कर दिया, वट एवर द रीज़न इज़। फिर इस सस्पेंस अकाउंट के बेस पे हम रेक्टिफिकेशन करेंगे। तो वो हमारा अलग से टॉपिक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है, जिसकी मैंने प्रॉपरली पूरे 2 आवर्स के लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इन केस लेट्स से द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज 12,000 और आपका डेबिट का टोटल 10 आ रहा है, इस केस में डेबिट साइड आपकी कम है, तो आप डेबिट साइड में सस्पेंस लिखोगे एंड 2,000 का बैलेंस डेबिट में लिख दोगे ताकि आपका क्रेडिट का और डेबिट का बैलेंस इक्वल हो जाए। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इट मे बी पॉसिबल कि अगर बैलेंस मैच नहीं हो रहा है तो सस्पेंस में वैल्यू एड ऑन करके आपको लिख के टोटल इक्वल दिखाना है एग्जाम में। क्लियर? ये आपको क्लियर हो गया कि कैसे आपको सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है और मेंशन करना है अपना टोटल इक्वल। अब बात करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा आता है कि ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक कौन सा हमारा ट्रायल बैलेंस में आएगा। ठीक है, नॉर्मली आप ओपनिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में मेंशन करोगे इन डेबिट बैलेंस, बट क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है। ठीक है, अब उसके रीज़न है, अब पहले हम रीज़न समझ लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं आएगा। आपके पास ओपनिंग स्टॉक एंड लेट्स से कि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक दोनों गिवन है क्वेश्चन में, तो आप सिर्फ ओपनिंग मेंशन करोगे, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखोगे। उसका एक रीज़न है, वो क्या? देखो, ट्रायल बैलेंस में हम परचेजेस मेंशन करते हैं, राइट? तो परचेजेस आपने मेंशन किए, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है? क्लोजिंग स्टॉक का मतलब हमारे पास ये होता है कि एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जितने भी गुड्स आपके अनसोल्ड हैं, कि जितने भी गुड्स आपके सेल नहीं हुए रिमेनिंग है बिजनेस में, उनको आप क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो, राइट? लेट्स से कि आपके पास 1 लाख रुपीज़, आपने 1 लाख रुपीज़ के गुड्स आपने बाय किए थे, उसमें से सेल्स आपकी हो गई 80,000, तो व्हाट डज दैट मीन कि 20,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक रिमेनिंग है। अब देखो, जब आपने परचेजेस पूरा लिखा है डेबिट बैलेंस में और क्लोजिंग स्टॉक भी अगर आप लिखोगे तो वो इफेक्ट आपका डबल हो जाएगा, इसलिए हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखते हैं व्हेन नो वर्ड इज गिवन। अब पॉइंट है कि क्लोजिंग स्टॉक को एक एक्सेप्शंस भी है, एक या दो, कि क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में हमें इंक्लूड करना है इन द डेबिट साइड। वो कौन कौन से केसेस में, अब वो केसेस डिस्कस करता है। पहला तो देखो, अगर आपके पास परचेजेस गिवन है दैट इज एडजस्टेड परचेजेस, तो उस केस में क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, अब पॉइंट है कि व्हाट इज दिस एडजस्टेड परचेजेस। तो एडजस्टेड परचेजेस का हमारा एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या कहता है कि आप ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस आप करते हो और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हो, तो आपके पास एडजस्टेड परचेजेस आती है। तो देखो कि अगर एडजस्टेड परचेजेस है तो इट मीन्स ऑलरेडी दिस क्लोजिंग स्टॉक हैज़ बीन एडजस्टेड इन परचेजेस, तो वो परचेज में इंक्लूड नहीं है। इस केस में whenever adjusted purchases are given in the question, so you will mention closing stock in the debit side of balance, I mean debit balance में आप mention करोगे उस केस में। ठीक है, नाउ सेकेंड हमारा क्या केस कहता है? तो सेकेंड केस हमारा ये कहता है कि whenever the trial balance is prepared after preparing the trading account, तो नॉर्मली हम पहले ही बनाता है, बट कोई कोई एक्सेप्शन के केस में हो जाता है कि आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग अकाउंट, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका क्लोजिंग स्टॉक डेबिट बैलेंस में आएगा, ट्रायल बैलेंस में। एंड वेन एवर द ट्रायल बैलेंस वी आर प्रिपेयरिंग आफ्टर पासिंग जर्नल, आफ्टर पासिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज, कि आप एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करने के बाद बना रहे हो तो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक आएगा, अदरवाइज आपका क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। ठीक है, अब आप अपनी बुक से 4-5 क्वेश्चंस गो थ्रू करना, इलस्ट्रेशंस, कि देखो किस किस केसेस में कैसी परचेज गिवन है, कैसा क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, तो वो नहीं आएगा। अभी हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि लेट्स से कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक गिवन है, सो ओपनिंग स्टॉक के आगे इट मे बी पॉसिबल कि ऐसे डेट लिखी हो सकती है कि स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2023,
बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर है, सो दैट इज योर क्लोजिंग स्टॉक। और आपके पास लेट्स से ओनली दिस वर्ड इज गिवन, स्टॉक ऑन 31st March 2024. So what does that mean? That means this is the closing stock and specifically mention है this is not adjusted, कि भाई ये adjusted नहीं है, तो आप closing stock को, what does that mean? कि purchases आपके adjusted purchases नहीं है, तो आप closing stock को ट्रायल बैलेंस में मेंशन नहीं करोगे। ठीक है, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन हम और डिस्कस कर लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी। आपके पास ओपनिंग स्टॉक गिवन है, ठीक है, एंड ओपनिंग स्टॉक आपके पास गिवन है 4,80,000 एंड आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है विच इज COGS एंड दैट इज 25,40,000 और आपके पास क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है और ये क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 5,30,000। तो अब आपको बताना है क्या चीज़ आएगी ट्रायल बैलेंस में और क्या नहीं। अगर आपको इस क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना होगा तो हमें एक चीज़ समझनी है। सबसे पहले समझना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है। तो COGS जो हमारा होता है, इसका मतलब ये होता है, एक फॉर्मूला हम इसमें लगाते हैं कि आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारा फॉर्मूला लगता है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अब देखो कि COGS में ऑलरेडी आपने ओपनिंग स्टॉक में परचेज लिख लिया है, तो अब आप ओपनिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में मेंशन नहीं करोगे, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, कि मतलब जो एट द एंड आपके पास है अनसोल्ड गुड्स, वो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं, बट वो हमारे बिजनेस में है। सो इस केस में अब आप मेंशन करोगे आपकी वैल्यू COGS की, दैट इज 25,40,000 एंड यू विल मेंशन योर क्लोजिंग स्टॉक एज वेल बिकॉज दैट इज एडजस्टेड अगेंस्ट द परचेज। तो ये 530 आपका डेबिट बैलेंस में ही आप मेंशन करोगे। क्लियर, समझ में आ गया? आई होप कि सबको क्लियर होगा। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि क्लोजिंग स्टॉक कब आता है कब नहीं। बट नॉर्मली क्वेश्चंस में जो गिवन होता है वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है, बट एक्सेप्शंस याद रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज एडजस्टमेंट इन ट्रायल बैलेंस। अब ये क्या है, ये हम करेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है और हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में, देखते हैं। क्वेश्चन में ये कहा कि ट्रायल बैलेंस हमने 28 फेब को प्रिपेयर कर लिया एंड मार्च के मंथ में ये वाली सारी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, तो आपको देखना है, आपको बताना है कि क्या क्या आप चेंजेस करोगे। तो इसमें सिंपल सा फंडा याद रखो, गुड्स 30,000 के आपने क्रेडिट पे बाय किए हैं, तो सिंपल पॉइंट क्या कि आपकी परचेजेस इंक्रीज हो जाएंगी, आपके पास परचेजेस ज़्यादा हो जाएगी, तो आप प्लस कर लोगे परचेजेस में। आपने गुड्स क्रेडिट पे बाय किए हैं तो आपको क्रेडिटर्स को ज़्यादा मनी पे करना है, तो आप उतनी वैल्यू क्रेडिटर्स में भी प्लस कर दोगे। तो लाइक ये आप कैसे दिखाओगे, आप दिखाओगे ऐसे, आपने लिखा परचेजेस 12,40,000 प्लस 30,000 एंड द टोटल वैल्यू 22 लाख है। ये आई एम सॉरी, आई वाज सेइंग 12 लाख, सो 22,70,000 आप ये वैल्यू मेंशन करोगे। क्रेडिटर्स आप कैसे दिखाओगे, 5 लाख आपके पास क्रेडिटर्स हैं एंड 30,000 के आपने और क्रेडिट पे बाय कर लिए, सो नाउ यू विल रिप्रेजेंट 5,30,000 टोटल वैल्यू in the credit side. Clear? Received a check of 48,000 from a debtor, full settlement of 50. तो देखो चेक रिसीव हुआ है 48,000 का और डेटर है वो 50 का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जर्नल एंट्री क्या बनाओगे, बैंक अकाउंट डेबिट 48 एंड डिस्काउंट अलाउड आपका डेबिट होगा 2,000 एंड टू डेटर 50। तो पॉइंट क्या है कि डेटर्स में से 50,000 आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। उसका रीज़न क्या कि अब वो डेटर्स आपको अगर चेक पे कर चुके हैं, सो नाउ दे विल नॉट पे यू अगेन। सो आप 10,20,000 के डेटर्स में से 50,000 तो माइनस करोगे। अब बैंक का बैलेंस देखो, बैंक का बैलेंस नहीं है बट बैंक ओवरड्राफ्ट है, सो बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा कम हो जाएगा 48,000 से, बिकॉज हमें चेक रिसीव हुआ है, तो हम बैंक में मनी डिपॉजिट करेंगे तो बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा। एंड डिस्काउंट अलाउड आप मेंशन करोगे डेबिट बैलेंस में 2,000।
नेक्स्ट इज 6000 के गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर, इट मीन्स सेल्स रिटर्न है। तो पॉइंट क्या है, सेल रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है तो उसमें प्लस कर दो, बट नहीं गिवन है सो सेल रिटर्न को 6000 आप डेबिट बैलेंस में लिखोगे। और कस्टमर्स ने रिटर्न किए हैं, इट मीन्स कि अब वो 6000 के डेटर्स आपको मनी पे नहीं करेंगे बिकॉज उन्होंने 6000 के गुड्स वापस कर दिए, तो आप डेटर्स में से 6000 सब्ट्रैक्ट कर लोगे। एंड पेड फॉर द रेंट 16,000 बाय चेक, तो अब देखो कि रेंट आपके पास जो है द रेंट इज 1,76,000, उसमें आप 16,000 का रेंट प्लस कर दोगे बिकॉज अब आपका टोटल रेंट इज 192। और चेक से पेमेंट किया है तो ऑब्वियसली कि फिर आप बैंक वाले में एडजस्ट करोगे। अब मे बी कि आपको ये बैंक वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो एक बार इसको समझते हैं ध्यान से। देखो बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है तो मतलब बैंक वाली कैश बुक अज्यूम करो कि ये क्रेडिट बैलेंस गिवन है, आपने चेक पे किया तो आप इधर मेंशन करोगे बाय रेंट, आपको चेक रिसीव हुआ डेटर से तो आप इधर मेंशन करोगे 48,000 का चेक रिसीव हुआ। तो ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं कि 16,000 प्लस कर रहे हैं 110 में और 48 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्लस माइनस अगर आपको समझ में ना आए तो आप लेजर बना के देख लो कि उसका इम्पैक्ट अकॉर्डिंग टू द जर्नल एंट्री क्या होगा। देन टोटल नेट वैल्यू आप क्रेडिट कॉलम में लिख दोगे। सो इस तरीके से वट एवर द एडजस्टमेंट इज आपको प्लस या माइनस करना है पर्टिकुलर अकाउंट से, और उसका नेट बैलेंस आप डेबिट या क्रेडिट में लिखोगे। तो एट द एंड जब आप टोटल करोगे तो आपका टोटल भी अब इक्वल आना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन होता है, ये हमारा टॉपिक होता है एडजस्टमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में से, ये क्वेश्चन में मैंने सैम्पल पेपर से पिक किया है, तो मेक श्योर कि आप ये कर लेना। ठीक है, अब एक नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, अभी हम वीडियो ख़त्म नहीं कर रहे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है थियरी पर्सपेक्टिव से जो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, वो होता है डिफरेंट टाइप ऑफ एरर। देखो ट्रायल बैलेंस हमारा बेसिकली पूरा का पूरा भी एक्यूरेसी का प्रूफ नहीं है। उसका रीज़न ये, एक्यूरेसी की स्पेलिंग मैंने गलत की है पहली बात, तो हम उसको ठीक करते हैं। तो एक्यूरेसी नहीं आती है कई बार ट्रायल बैलेंस में, उसका रीज़न ये होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स आप कमिट कर लेते हो। तो वो एरर्स क्या क्या हो सकता है कि जिनकी वजह से एक्यूरेट नहीं आ रहा है ट्रायल बैलेंस, और जिनकी वजह से हम ये कहें कि भाई ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है बट फिर भी कुछ ना कुछ एरर है, ऐसा भी हो सकता है। तो जो ये जिस टाइप के एरर्स हैं इनको हम कंसिडर करते हैं, दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो फर्स्ट एरर क्या है, फर्स्ट एरर इज एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या है कि जब आप ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन आप स्किप कर देते हो, आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना भूल जाते हो। जैसे कि मान लो कि आपकी क्रेडिट सेल्स थी, तो लाइक हमारी जर्नल एंट्री तो आपने बना ली थी राम टू सेल्स, क्रेडिट सेल्स की, बट आपने इस जर्नल एंट्री को पोस्ट नहीं किया लेजर में, ना ही राम के अकाउंट में ना ही सेल्स में। तो ऑब्वियसली कि जो राम का लेजर होगा वो भी 10,000 वैल्यू और सेल्स का लेजर होगा वो भी 10,000 वैल्यू, ये दोनों ही कम शो करेंगे। तो देखो राम डेबिट होता है बिकॉज वो डेटर है, सेल्स क्रेडिट होती है बिकॉज वो सेल्स है। जर्नल ट्रायल बैलेंस की अगर हम बात करें तो देखो कि आपने डेबिट में भी 10,000 नहीं लिखा, आपने क्रेडिट में भी नहीं लिखा, एरर कमिट किया है बट फिर भी एट द एंड आपका टोटल सेम आ रहा है। सो दिस इज कंसिडर्ड एज एरर ऑफ omission. So whenever, if a transaction remains altogether unrecorded either in the journal or in the subsidiary book, so basically it will be considered as error of omission. ठीक है, सेकेंड हमारा है एरर ऑफ कमीशन। सो एरर ऑफ कमीशन हमारा क्या होगा, एरर ऑफ कमीशन को समझता है, सेम जर्नल एंट्री समझता है कि राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये हमारी जर्नल एंट्री थी, हमने उसको 10,000 के गुड्स सेल किए थे, बट बाय मिस्टेक हमने क्या किया कि हमने 1,000 रुपीज़ लिख दिया। तो देखो कि हमने जर्नल में या फिर सब्सिडरी बुक में मान लो उनके लेजर्स में हमने 1,000 पोस्ट किया, तो जब हम ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करेंगे तो हम 1,000 पोस्ट करेंगे। देखो एक्चुअल सेल्स इज 10,000 रुपीज़ बट आपने 1,000 लिखा है, बट फिर भी आपका लास्ट में टोटल मैच हो रहा है।
उसका रीज़न ये कि भाई वो दोनों ही अकाउंट इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल उनका इफेक्ट नहीं आ रहा है ट्रायल बैलेंस पे, और आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है बट फिर भी कुछ ना कुछ एरर है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप एक बार ले लीजिए, देन फिर हम थर्ड टाइप का एरर समझते हैं। थर्ड टाइप ऑफ एरर इज कॉम्पनसेटिंग एरर। सो लेट्स सी कॉम्पनसेटिंग एरर हमारा क्या होगा, कि जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि आपकी क्रेडिट सेल्स है राम टू सेल्स और ये 1000 रुपीज़ है, ठीक है, और दूसरा एक पर्सन है श्याम, उसकी क्रेडिट सेल्स है 10,000। बट हमने क्या किया कि जब हम पोस्ट कर रहे थे उनको उनके लेजर में, तो राम के लेजर में हमने 10,000 शो कर दिया और श्याम के लेजर में हमने 1000 शो किया। तो क्या हुआ कि जब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया, तो जब हमने राम का लेजर दिखाया तो हमने राम के डेबिट में 10,000 दिखाया, और जब हमने श्याम का लेजर दिखाया तो श्याम के लेजर में हमने 1000 रिप्रेजेंट किया। तो हुआ क्या कि टोटल ओवरऑल तो आपका ट्रायल बैलेंस 11,000 ही शो करेगा एंड सेल्स भी आपकी 11,000 ही शो कर रही है। तो ओवरऑल आपका ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा है, बट यहाँ पे एरर है। एरर क्या है? कॉम्पनसेटिंग एरर है कि आपने एक इफेक्ट एक साइड कम लिखी है, एक अकाउंट कम लिखा है और दूसरा अकाउंट ज़्यादा लिख दिया है। तो ऐसे एरर्स को डिटेक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है ट्रायल बैलेंस में, बिकॉज दीज आर कंसिडर्ड एज कॉम्पनसेटिंग एरर। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ टाइप ऑफ हमारा एरर होगा एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। अब देखो, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स क्या कहता है कि लेट्स से कि आपने कोई फिक्स्ड एसेट बाय की, ठीक है, और फिक्स्ड एसेट्स मशीनरी खरीदी थी 10 लाख रुपीस की, और उसके ऊपर वेजेस आपने पे की थी 50,000 रुपीज़। तो नॉर्मली कि हमारी वो टोटल वैल्यू 10,50,000 मशीनरी में ही आनी चाहिए और मशीनरी को हमें डेबिट करना चाहिए, राइट। बट आपने एरर क्या किया कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया और ये 50,000 को आपने वेजेस में डाल दिया। तो आपने क्या किया कि ट्रायल बैलेंस में मशीनरी में दिखाया 10 लाख रुपीस और आपने वेजेस में शो किया 50,000 रुपीस। तो देखो, ओवरऑल आपका 10,50,000 ही आ रहा है, बट वो आना चाहिए था सिर्फ मशीनरी में 10,50,000। मतलब ट्रायल बैलेंस आपका टैली करेगा, बट एरर यहाँ पे है, तो इसको हम जो कंसिडर करेंगे दैट विल बी कंसिडर्ड एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर भी ट्रीट कर सकते हो। तो ये भी एक लिमिटेशन है कि इस वजह से ट्रायल बैलेंस टैली हो गया बट फिर भी एरर हमारा रह जाता है। नंबर 5, एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट। कि लाइक आप रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट कर देते हो तो भी आपका ये रहेगा। ठीक है, तो एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट मीन्स, जैसे कि हम समझें कि आपने करेक्ट साइड में पोस्ट किया है बट डिफरेंट लेजर में पोस्ट कर दिया है, तो वो हमारा एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट कंसिडर किया जाएगा। अगर इसका हम एक एग्जाम्पल लेकर चलें तो लेट्स से कि हमें मनी रिसीव हुई थी मोहन से, तो हमें कैश टू मोहन लिखना था। ठीक है, आपने कैश में तो रिकॉर्ड कर लिया, तो मोहन आपका एक क्रेडिटर था, तो आपको मोहन के अकाउंट से मनी सब्ट्रैक्ट करनी थी। बट आपने इंस्टेड ऑफ मोहन आपने क्या समझा कि भी सोहन ने मनी पे किया है, तो सोहन के अकाउंट से मनी आपने डिडक्ट कर लिया। तो मोहन का लेजर सेम रिप्रेजेंट कर रहा है, सोहन का लेजर अमाउंट रिड्यूस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोनों ही ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में आएंगे बिकॉज दे आर क्रेडिटर्स, बट ओवरऑल इफेक्ट उनका नहीं होगा। ओवरऑल ट्रायल बैलेंस हमारा टैली कर रहा है। ठीक है, सो इस टाइप के एरर्स हमारे हो सकते हैं, और आपके एग्जाम में थियरी का क्वेश्चन भी आपका फ्रेम हो सकता है कि आपको बताना होगा डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, कॉन्सेप्ट आ सकता है।
ट्रायल बैलेंस के हम ये कहें कि फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कैसे करते हो, एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आपका फ्रेम हो सकता है। सो 3 to 4 मार्कर का डेफिनेटली क्लास 11th में ट्रायल बैलेंस आता है क्वेश्चन, वेदर यू आर इन CBSE बोर्ड और ISCE बोर्ड। तो अच्छे से वीडियो देखो, अच्छे से टॉपिक कवर करो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर लेना जिसको भी रिक्वायरमेंट है, जो भी अभी लास्ट मोमेंट पे रिवीजन कर रहे हैं क्लास 11th एग्ज़ाम के लिए। एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी आपकी फीडबैक है, सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए।